नमस्ते दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने अपनी रसोई के लिए एक बहुत ही काम की चीज़ मंगवाई है, जिससे आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। यह है एक टेप एक्सटेंडर। इसके अंदर हमें 2 मोड मिल जाते हैं, एक नॉर्मल मोड और दूसरा शावर मोड। अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम इसे बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। दूसरा, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये पूरी तरीके से लचीला है। इस वजह से ये सिंक के हर कोने तक आसानी से घूम जाता है और सिंक को साफ करना बेहद आसान हो जाता है। एक्चुअली में मेरे किचन का जो प्लेटफॉर्म का साइज है वो थोड़ा बड़ा है। इस वजह से मैं वहाँ पर जब भी बर्तन मांजती थी तो नल अंदर की साइड होने के कारण मुझे बहुत ज़्यादा झुकना पड़ता था। इससे मुझे 2 बड़ी परेशानियाँ हो रही थी। झुककर काम करने की वजह से एक तो मैं आगे से पूरी गीली हो जाती थी और दूसरा झुकने के कारण मुझे बैकबोन की प्रॉब्लम रहने लगी थी। तो इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए मैंने इसे ऑर्डर किया है। पहले इस तरीके का प्लास्टिक का टेप एक्सटेंडर मेरे पास था और ये अच्छा काम कर रहा था, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना इस बार एक अच्छा टिकाऊ मंगाया जाए। तो आइए इसे फिट करके देखते हैं। पिछले 10 दिनों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और ये वाक़ई में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अगर आपके किचन में भी सिंक गहरा है या नल दूर होने की वजह से सेम मेरी वाली प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, तो आप भी इस गैजेट का ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए। यह आपकी कमर और समय दोनों बचाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी पैसा बर्बाद यूटेंसिल लिस्ट में जो सबसे पहला आइटम है वो हर घर में रोज़ इस्तेमाल होता है और रसोई की सबसे ज़रूरी चीज़ है, यानी कि हमारा चाकू। हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मार्केट से एक नॉर्मल प्लेन धार वाला चाकू उठा लाते हैं। लेकिन प्लेन चाकू के साथ दिक्कत ये होती है कि कुछ ही दिनों में उसकी धार कम हो जाती है और फिर वो सिर्फ हमारी रसोई का कोना घेरता है, यानी कि सीधे-सीधे पैसों की बर्बादी। इसलिए हमेशा एक ऐसे चाकू में इन्वेस्ट कीजिए जिसकी धार जिग-जैग यानी आरी जैसी हो। इन चाकुओं की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि इनकी धार बहुत लंबे समय तक जैसी की तैसी बनी रहती है। आपको इसे बार-बार तेज कराने का झंझट नहीं पालना पड़ेगा। और दूसरा, टमाटर जैसी सॉफ्ट चीज़ें हों या कोई हार्ड सब्जी, ये बिना कुचले बहुत ही आसानी से उसे काट देती है। फाइनली, अगर आप भी बार-बार चाकू की धार कम होने से परेशान हैं और अपने पैसे बचाना चाहते हैं, तो अगली बार प्लेन चाकू की जगह जिग-जैग धार वाले चाकू ही खरीदिए। आज हम किचन के आइटम्स को लेकर बहुत ही गहरी बातें डिस्कस करने वाले हैं। ये बातें आपको सुनने में बहुत छोटी-सी लगेगी, लेकिन वाक़ई में ये रोज़मर्रा के काम में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो बर्तनों की लिस्ट में मेरा जो दूसरा आइटम है वो है फ़ोर्क काँटा। एक्चुअली मेरे जो काँटे की हाइट है वो इस ब्लैक कलर के कंटेनर के मुकाबले थोड़ी कम है, जिससे जब मैं इसके अंदर काँटे रखती हूँ तो वो इसमें कहीं जाकर खो जाते हैं, यानी कि पूरी तरीके से छुप जाते हैं। अब जब भी मुझे फ्रूट्स खाने होते हैं या मैगी पास्ता खाने के लिए काँटे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो मुझे ऊपर से दिखाई ही नहीं देते। मुझे हर बार कंटेनर के अंदर हाथ डालकर उसे पागलों की तरह ढूँढना पड़ता है, तब जाकर कहीं मुझे काँटा मिलता है। अगर आप लोग कटलरी ऑर्गेनाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आप उसमें आसानी से ढूँढ सकते हैं। लेकिन जो लोग मेरी तरह इस तरीके के सिलिंड्रिकल यानी गोल डिब्बे में अपने चाकू, चम्मच वगैरह रखते हैं, तो उनके लिए यह एक बहुत ही अच्छी टिप है, क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम हम लोग दिन में 2-3 बार तो फेस करते ही हैं। तो अगर आप भी ये वाली प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, तो आपके लिए और हम सभी जो इस सेम प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, तो हमारे लिए बेस्ट टिप ये है कि हमें थोड़े लंबे हाइट वाले काँटों का उपयोग करना चाहिए। इससे हमारे जो काँटे हैं वो कंटेनर के बाहर से ही हमें ईज़िली विज़िबल हो जाएँगे और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमें अब उसे ढूँढना नहीं पड़ेगा। सेम यही प्रॉब्लम मैं कैंची के साथ भी फेस कर रही थी। मेरी जो कैंची है उसकी हाइट भी थोड़ी कम है, इस कारण वो भी चम्मच और काँटों की तरह इस कंटेनर की अंदर की साइड हमेशा गुम हो जाती थी और जब भी दूध उबालने की जल्दी हो तो कैंची ढूँढने में ही मेरा पूरा टाइम निकल जाता था। तो यहाँ पर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि रसोई के लिए हमेशा थोड़ी लंबी हाइट वाली कैंची का ही आप चुनाव कीजिए। लंबी हाइट होने की वजह से ये कंटेनर से बाहर ऊपर की तरफ से आसानी से दिख जाएगी और आप फटाक से इसे निकाल कर अपना काम कर पाएँगे। आपको इसे बर्तनों के बीच ढूँढना नहीं पड़ेगा और दूसरा, बड़ी कैंची से पैकेट्स काटना भी ज़्यादा आसान और सेफ हो जाता है। अगर आप इस तरीके के कंटेनर्स का यूज़ करती हैं तो लंबी हाइट वाले चम्मच, छुरी और कैंची का ही उपयोग कीजिए।
मैं हमेशा से ही अपनी रसोई में स्टील के टिफ़िन और कंटेनर्स को इस्तेमाल करना प्रेफ़र करती हूँ। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है जो शायद आप लोग भी झेलते होंगे, और वो ये है कि हम ऐसे स्टील के डब्बे खरीद लेते हैं जिनके ऊपर प्लास्टिक के फ्लैप वाले ढक्कन लगे होते हैं। हमेशा लगता है कि एयर टाइट हैं तो बहुत अच्छे रहेंगे, पर होता क्या है, थोड़े ही दिनों में इस्तेमाल के बाद बार-बार खोलने और बंद करने से इन ढक्कनों के जो फ्लैप हैं वो टूट जाते हैं। आप खुद देखिए, मेरे पास ऐसे कितने सारे स्टील के टिफ़िन और डिब्बे इकट्ठे हो गए हैं जिनके फ्लैप टूट चुके हैं। अब फ्लैप टूटने के बाद ना तो ये एयर टाइट रहे और ना ही ये किसी काम के, यानी कि सीधे-सीधे पैसों की बर्बादी। तो यहाँ पर मेरा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि हमेशा ऐसे टिफ़िन या कंटेनर्स चुनिए जिनमें कोई फ्लैप या क्लिप का झंझट ही ना हो, जो सीधे प्रेस होकर या चूड़ियों की तरह घूमकर बंद हो जाते हों। चूँकि इनमें क्या होता है कि नाजुक प्लास्टिक का हिस्सा या फ्लैप होता ही नहीं है, तो इन्हें टूटने का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और ये सालों-साल चलते हैं और आपका पैसा कभी बर्बाद नहीं होगा। देखिए, वीडियो में देखिए, इस तरीके के कंटेनर्स का हमें चुनाव करना है जिनका ढक्कन इस तरीके से हो, जिसमें कोई फ्लैप हो ही नहीं। तो ये इस तरीके के डब्बे और कंटेनर्स टिफ़िन हमेशा बेस्ट रहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आइटम है वो है इस तरीके के स्टील के डिब्बे। ये दिखने में देखिए बहुत ही शानदार डिब्बे हैं और यही सोचकर मैंने इन्हें ले लिया था कि स्टील के हैं तो काफ़ी सालों-साल चलेंगे। इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें ऊपर की साइड ये ट्रांसपेरेंट आर-पार दिखने वाली प्लास्टिक शीट लगी हुई है, जिससे हम बाहर से ही देख सकते हैं कि अंदर की साइड क्या सामान रखा हुआ है। काफ़ी सोच-विचार करके और समझदारी समझकर मैंने इन डिब्बों का चुनाव किया था। लेकिन इन डिब्बों के साथ एक ऐसी प्रॉब्लम आती है जो आपको परेशान कर देगी, और वो ये है कि जब भी मैं इन ढक्कनों को वॉश करती हूँ, धोती हूँ, तो इस स्टील और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के बीच में जो गैप है उसके अंदर पानी चला जाता है। अब सबसे बड़ा सिरदर्द ये है कि इस पानी को मैं निकालूँ कैसे? क्योंकि पानी अंदर रहने के कारण वहाँ धीरे-धीरे रस लगने लग जाती है, आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा, गंदगी जमा हो जाती है और बदबू आने लगती है, जिस वजह से मेरा पूरा डिब्बा और खाना खराब होने का रिस्क बना रहता है। तो अगर आप भी सिर्फ सुंदरता देखकर ऐसे डिब्बे लेने की सोच रही हैं, तो प्लीज़ रुक जाइए। इससे बेहतर है कि आप पूरी तरीके से प्लेन स्टील के ढक्कन वाले डिब्बों को ही लीजिए। अगर आप बाहर से सामान देखना ही है, तो स्टील के डिब्बे पर छोटे-छोटे सुंदर स्टिकर्स या लेबल बनाकर लगा दीजिए। इससे डिब्बा धोने में भी आपको आसान रहेगा और पानी फँसने का तो कोई झंझट ही नहीं रहेगा। तो इस तरीके के डिब्बों को आप बिल्कुल मत चुनिए, हमेशा नॉर्मल प्लेन स्टील के जो डिब्बे आते हैं उन्हीं का आप चुनाव कीजिए। हमारा जो नेक्स्ट आइटम है जहाँ मेरे पैसे पूरी तरीके से बर्बाद हुए हैं, और वो है इस तरीके की स्टील की स्ट्रॉ। इस स्ट्रॉ की खासियत यह है कि इसके नीचे की साइड एक ऐसी चम्मच बनी हुई है। मैंने ये सोच कर लिया था कि अगर नीचे कुछ गाढ़ा या खाने का सामान है, जैसे शेक के नट्स या फालूदा बच जाता है, तो उसे इस चम्मच से खाना आसान हो जाएगा। बहुत सोच समझ कर मैंने इस स्टील की स्ट्रॉ को खरीदा था और इसके साथ साफ करने की इस तरीके की क्लीनिंग ब्रश भी मुझे मिली थी। लेकिन इस्तेमाल करने पर इसकी असली प्रॉब्लम सामने आई। ये जो चम्मच नीचे बनी हुई है ना, इसकी वजह से ही ब्रश इसके अंदर पूरी तरीके से ठीक से नहीं जा पाती है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, चम्मच के ठीक पीछे वाले हिस्से में शेक, स्मूदी या दूध के कण जमा रह जाते हैं, और स्टील के अंदर क्या कचरा जमा है वो बाहर से दिखता भी नहीं है। नतीजा ये होता है कि 2-4 बार के इस्तेमाल के बाद से ही इसके अंदर फंगस या बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जो सेहत के हिसाब से तो बहुत ही खतरनाक है, और यानी कि हाइजीन के मामले में ये बिल्कुल फेल है। तो यहाँ पर मेरा सिंपल सा सजेशन है कि हमें स्ट्रॉ का यूज़ करना ही क्यों है, जब बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे जूस वगैरह है, लस्सी वगैरह, जिन्हें हम डायरेक्ट पी सकते हैं। स्ट्रॉ की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। और फिर भी अगर जैसे शेक है या फालूदा है जिन्हें आपको खाना भी होता है, तो आप उसके लिए चम्मच का इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके की जो फैंसी गैजेट वाले आइटम होते हैं ना, ये सिर्फ दिखने में ही सही लगते हैं, वाक़ई में ये पैसों की बर्बादी है। तो इस तरीके की स्ट्रॉ में तो आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा। मेरा जो नेक्स्ट पैसा बर्बाद आइटम रहा है वो है ये स्टील की फ़नल। सच बताऊँ तो इसे लेने के बाद ये कभी मेरे काम आई ही नहीं। मैंने ये सोचकर ले लिया था कि बचे हुए घी या तेल को छानकर रिफ़िल करने के काम आ जाएगी। लेकिन आज के समय में इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला ये कि हम अपने हेल्थ को लेकर इतने कॉन्शियस हो गए हैं कि डीप फ्राई वाले काम जैसे भजिए या पूड़ी तलना, वैसे हम काम करते ही नहीं हैं। और दूसरा, अगर कभी हम ऐसा कुछ
कुछ तला हुआ काम करते भी हैं, तो उस जले हुए या बचे हुए तेल को दोबारा कुकिंग में इस्तेमाल करना हम प्रेफ़र नहीं करते हैं और हमें करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये हेल्थ के हिसाब से अच्छा नहीं होता है। चलिए फिर भी मजबूरी में हमें उस बचे हुए तेल को साफ़ करना ही पड़ जाए तो क्या किया जाए? तो इसके लिए इस महँगी फ़नल पर पैसे खर्च करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में जो चाय छानने वाली नॉर्मल स्टील की छलनी होती है ना, बस उसी के अंदर आप थोड़ा-सा रुई लगा दीजिए या टिश्यू पेपर बिछा दीजिए और उसके ऊपर से तेल डालिए। तेल एकदम साफ़ और क्रिस्टल क्लियर होकर नीचे छन जाएगा। ये तरीका इस फ़नल से कहीं ज़्यादा सूटेबल और असरदार है। तो मेरे हिसाब से तो यह पूरी तरीके से एक पैसा बर्बाद आइटम है। इसे लेने के बाद यह सिर्फ़ रसोई में जगह घेरती है, इस्तेमाल में बिल्कुल नहीं आई है मेरे तो ये। अगर आप भी इसे खरीदने की सोच रहे हैं तो अपने पैसे बचाइए और घर की नॉर्मल छलनी से ही काम चलाइए। मेरा जो नेक्स्ट पैसा बर्बाद किचन आइटम रहा है वो है ये फैंसी दिखने वाला गार्लिक क्रशर। इंटरनेट पर इसकी वीडियो देखकर मैंने सोचा कि इससे लहसुन तो मिनटों में क्रश हो जाएगा, पर हकीकत कुछ और ही निकली। इसे यूज़ करते समय जो परेशानियाँ आती है मैं आपको लाइव दिखाती हूँ। अगर मैं इस क्रशर को सीधे अपनी किचन स्लैब पर रखकर लहसुन दबाने की कोशिश करती हूँ तो लहसुन का सारा रस बह जाता है और इससे मेरी स्लैब चिपचिपी और गंदी हो जाती है। अच्छा, स्लैब को बचाने के लिए अगर मैं इसे किसी छोटी कटोरी या प्लेट में रखकर दबाने की कोशिश करूँ तो इसके बड़े साइज़ के कारण हम इसे यहाँ से देखिए ठीक से पकड़ ही नहीं पा रहे हैं और लहसुन अच्छे से प्रेस ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम इसे बड़ी प्लेट में रखकर दबाते हैं तो बड़ी प्लेट में स्पेस तो मिल जाता है और मैं इसे दबा भी पा रही हूँ, लेकिन आप खुद देखिए दबाने के बाद भी लहसुन इसके अंदर प्रॉपर्ली क्रश हो ही नहीं पा रहा है। आधा लहसुन तो इसके छेदों में ही फँस कर रह जाता है और बहुत सारा हमारा वेस्ट हो गया है। तो भाई मेरी इस प्लेट में लहसुन रखकर इतनी जद्दोजहद करने से तो लाख गुना बेहतर है कि हम अपने पुराने पारंपरिक तरीकों पर लौट आएँ। लहसुन, अदरक या मिर्च कूटने के लिए हमारे जो ट्रेडिशनल और छोटी ओखली या खलबत्ता होता था ना, वो ही सबसे बेस्ट है। उसमें 2 मिनट में लहसुन एकदम परफेक्ट कूट जाता है, स्वाद भी बना रहता है और कोई सामान भी वेस्ट नहीं होता है। तो ऐसे फैंसी और अतरंगे गैजेट सिर्फ विज्ञापनों में अच्छे लगते हैं, रोज़मर्रा की रसोई में ये सिर्फ काम और बर्तनों को बढ़ाते हैं। तो इस पर पैसे खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपका पुराना खलबत्ता ही ज़िंदाबाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले किचन आइटम की तरफ, जो है ये स्टाइलिश और सुंदर सा स्टील का प्रेशर कुकर। ये विनोद कंपनी का है। कुकर वैसे दिखने में और क्वालिटी में बहुत ही अच्छा है, काफ़ी हैवी बॉटम के साथ आता है और स्टील अच्छी होने की वजह से इसके अंदर खाना बिल्कुल नहीं चिपकता है। खाना बनाने के मामले में ये कुकर वैसे बहुत बढ़िया है, बट प्रॉब्लम ये आती है, वीडियो में देखिए जैसे मैं यहाँ पर बघार लगा रही हूँ और बघार में जब हम सब्जी वगैरह डाल देते हैं उसका बघार उड़े नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ढक्कन से थोड़ी सी देर के लिए उसे ढक देते हैं। तो जब मैंने ढक्कन से इसे ढक दिया तो डेफ़िनेटली अब ढक्कन भी गर्म हो गया है। तो अब जब ढक्कन गर्म हो गया है और जब मुझे इसे प्रेशर कुकर पर अब पूरी तरीके से लगाना होता है तो ये ढक्कन काम ही नहीं करता है, क्योंकि इस ढक्कन के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब तक मैं इसे दबाकर उसे कुकर में फिट ना करूँ तब तक ये फिट बैठता ही नहीं है। तो अब जब ये गर्म हो जाता है तो मुझे एक कपड़ा लेना पड़ता है और फिर मैं इसे कपड़े से दबाकर इसके अंदर फिट करती हूँ, तब ये ढक्कन काम करता है। इसलिए बहन, जब भी आप कुकर खरीदें तो उसका ढक्कन हमेशा चेक कर लीजिए कि वो स्मूथली बंद हो रहा हो। नहीं तो मैंने भी जब ये कुकर खरीदा था तो दुकानदार ने मुझे बोला था कि बस आप इसे, अभी ये नया-नया है, थोड़े दिन में जब आप इसे यूज़ लेने लगेंगे तो इसका ढक्कन ईज़िली बंद हो जाएगा। लेकिन आज मुझे इसे यूज़ करते हुए 5 से 7 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक इसकी प्रॉब्लम सेम बनी हुई है। इसका ढक्कन ईज़िली बंद होता ही नहीं है। इसे जब भी मुझे इसका ढक्कन लगाना होता है तो मुझे इसको प्रेस करना पड़ता है और उसके बाद जब मैं इसे घुमाती हूँ तब जाके इसका ढक्कन बंद होता है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसके अलावा यहाँ देखिए मेरे पास एक और ये प्रेशर कुकर है और ये पिजन कंपनी का है और इसका ढक्कन देखिए कितना स्मूथली आसानी से बंद हो जाता है। तो हमेशा जब भी आप कुकर खरीदिए उसको देखिए कि उसका ढक्कन ईज़िली बंद हो रहा है या नहीं। भले ही दुकानदार आपको बोलेगा कि कुछ समय में होने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आज तक इसे लेकर मैं पछता रही हूँ। जब भी मुझे इसे लगाना होता है तो पूरी ताकत से मैं इसके ढक्कन को दबाती हूँ और उसके बाद ही ये कुकर के अंदर फिट बैठता है। तो ये एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा।
दोस्तों हमारे घर में इडली और ढोकला काफ़ी फ्रीक्वेंटली बनता है और सबको काफ़ी पसंद भी है। तो अब भाई बार-बार बनाना पड़ता है, तो अपने काम को आसान बनाने के लिए देखिए मैंने एक ये ढोकला कुकर ऑर्डर कर दिया था। लेकिन इस ढोकला कुकर में प्रॉब्लम ये थी कि इसका जो ढक्कन है ये अंदर की साइड बैठता है, तो जैसे ही इसके अंदर थोड़ी-सी भाप बनती है, वैसे ही ढोकला कुकर का जो ढक्कन है वो पूरी तरीके से बाहर उठ जाता है। अब ढक्कन उठने के कारण क्या होता है कि इसके अंदर जो भाप थी वो बाहर निकल जाती है और मैंने जो ढोकले पकने के लिए अंदर रखे थे वो प्रॉपर स्टीम ही नहीं हो पा रहे थे, तो इस कारण मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। पर कहते हैं ना जुगाड़ हर मुश्किल को आसान कर देता है, तो लकीली मेरे पास एक ही इडली कुकर भी है और इसकी साइज़ भी बिल्कुल सेम है। तो इसलिए अब जब भी मुझे ढोकले बनाने होते हैं तो मैं इसी के अंदर इडली भी बनाती हूँ और ढोकले भी दोनों इसी के अंदर बनाती हूँ। अब इस इडली कुकर की सबसे अच्छी बात ये है कि इसका जो ढक्कन है एकदम टाइट है और इसका ढक्कन देखिए यहाँ बाहर से बंद होता है, जिससे ये पूरी स्टीम जो है इसके अंदर ही बनी रहती है, बाहर बिल्कुल नहीं निकलती है। तो अब जब भी मुझे ढोकले बनाने होते हैं या इडली बनानी होती है तो दोनों ही चीज़ें मैं इस एक कुकर के अंदर ही बनाना प्रेफ़र करती हूँ। तो दोस्तों जो गलती मैंने करी वे आपसे ना हो, इसलिए आप जब भी मार्केट से या ऑनलाइन ढोकला कुकर या इडली कुकर खरीदें तो हमेशा उसका ढक्कन देख कर लीजिए कि वो अंदर की तरफ बैठ रहा है या बाहर से अच्छी तरह से लॉक हो रहा है। ढक्कन हमेशा टाइट होना चाहिए ताकि आपकी मेहनत और पैसे दोनों बर्बाद ना हो।